हेलो हेलो बच्चों, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ एंड वेलकम टू डॉक्टर शालू वशिष्ठ क्लासेस। ओके, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैं आई हैव अ 11 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और मैं आपको +1 एंड +2 बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। मंडे एंड ट्यूसडे हम लोग +2 का सिलेबस करेंगे एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे हम लोग +1 का सिलेबस करेंगे। आप लोग मेरे साथ प्लीज चलते रहिए और मेरे साथ सिलेबस में ट्यूनिंग बनाए रखिए। मेरे लेक्चर्स अटेंड करिए, उनको लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। आप अगर मेरे लेक्चर्स के साथ फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर एनसीईआरटी आपको एनकोड करने वाली हूँ बेटा। एनसीईआरटी आप सभी पढ़ते हैं, ठीक है, बट एनसीईआरटी इज इन कोडेड लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम उस एनसीईआरटी को एनकोड करेंगे इन सिंपल लैंग्वेज, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं आपको नीट की प्रॉपर प्रिपरेशन करवाऊंगी, क्योंकि बहुत सालों का मुझे एक्सपीरियंस है और मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर और बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में आपको बायोलॉजी सिखाऊंगी, ताकि आप लोगों के लिए बायोलॉजी इज अ केक वॉक, मतलब बायोलॉजी इतना इजी हो जाए आपके लिए कि आपको लगे फिजिक्स और केमिस्ट्री पे कंसंट्रेट करना है, बायो तो मैम ने इतना अच्छे तरीके से करवा दिया है, वी विल गेट फुल आउट ऑफ फुल। ओके, हम बोर्ड की भी तैयारी करेंगे और हम नीट की भी तैयारी करेंगे। ओके, यस्टरडे हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास +2 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो हम लोगों ने कुछ बेसिक्स बातें रिप्रोडक्शन के बारे में जानी थी, हम लोगों ने लाइफ स्पैन के बारे में जाना था। इसके अलावा हम लोगों ने मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। करेक्ट, हम लोगों ने 2 मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी किया था। नंबर 1 बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है बेटा, मैं क्विक रिकैप आपको दे देती हूँ, फिर हम लोग आगे स्टडी करते हैं। ओके, बाइनरी फिजन क्या था? बाइनरी फिजन यानी बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पेरेंट से 2 डॉटर इंडिविजुअल बन रहे थे, क्योंकि बाई मतलब होता है 2। ओके, बाइनरी फिजन के हमने डिफरेंट टाइप्स भी डिस्कस किए थे, लाइक वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लेन ऑफ डिवीजन पर। ओके, अगर इस तरीके से डिवाइड हो रही है बॉडी बिल्कुल लेंथवाइज, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं। हॉरिजेंटल डिवाइड हो रही है बॉडी, तो उसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। और अगर स्लैंट वे में डिवाइड हो रही है तो उसको ऑब्लिक बाइनरी फिजन कहते हैं। ओके, हमने कल ये भी पढ़ा था बेटा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमोर्टल क्यों है। जिन लोगों को भी इन सवाल का आंसर जानना है तो प्लीज मेरा पिछला वाला लेक्चर्स को आप उस लेक्चर्स को अच्छे से देखें, उसके बाद इस लेक्चर पर आए। इसके अलावा हमने मल्टीपल फिजन स्टडी किया था कि किस तरीके से जब जो कंडीशंस होती है वो ऑर्गेनिजम्स के फेवर में नहीं होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो किस तरीके से अमीबा बाइनरी फिजन ना लेकर मल्टीपल फिजन को ही लेती है। मल्टीपल फिजन ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसका होता है। ओके, नाउ हमने मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम के अंदर भी पढ़ा था बेटा। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम इज मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट की 2 स्टेजेस के अंदर हमने देखा था कि मल्टीपल फिजन होता है। ठीक है, और कौन कौन सी है वो स्टेज बेटा? वेरी गुड, करेक्ट। फर्स्ट स्टेज इज साइजॉन्ट एंड द सेकेंड वन इज oocyst। साइजॉन्ट क्या होता है बेटा? साइजॉन्ट हमें मिलता है मैन के आरबीसीज में, इन्फेक्टेड आरबीसीज में। ओके, मैन की इन्फेक्टेड आरबीसीज एंड इन्फेक्टेड लीवर सेल में जब प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर, ये एनाफ्लीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो वहां पर हमें ये मिलता है। ठीक है, तो साइजॉन्ट क्या होता है? वही न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और बहुत सारे साइजॉन्ट बना देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कौन बन रहा है? साइजॉन्ट, तो इसलिए हम इसको कहते हैं साइजोगामी। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द oocyst। oocyst कहाँ होता है बेटा? मैंने कल आपको बताया था, ये स्टमक में होता है फीमेल एनाफ्लीज के, और ये होता है एनसिस्टेड जाइगोट। इसका दूसरा नाम क्या है? ये नीट में बहुत पूछ लेते हैं बेटा। oocyst, oocyst का सेकंड नाम क्या है? एनसिस्टेड
जाइगोट। ओके, ये जाइगोट, अब इसके अंदर भी मल्टीपल फिजन होता है और बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। इस स्टेज को हम कहते हैं उस स्टेज को हम कहते हैं स्पोरोगैमी। ओके, साइजोन्स में बनते हैं हमारे मीरोजोइट्स, जो डॉटर इंडिविजुअल बनते हैं बेटा साइजोन्ट में, उसे हम बोलते हैं मीरोजोइट्स। और जो इसके अंदर oocyst के अंदर बनते हैं जो डॉटर इंडिविजुअल्स बेटा, उसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। ओके, और जो साइजोन्ट के अंदर डॉटर इंडिविजुअल्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीरोजोइट्स। बेटा आपको ये सब लर्न करना है, आपको ये सब याद रखना है। आप मेरे लेक्चर को जब रिपीटेटिव मोड में देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि बहुत बार नीट में पूछा जाता है कि मीरोजोइट्स कहाँ से बनते हैं। ओके, तो ये कहाँ से बनते हैं बेटा, मल्टीपल फिजन से बनते हैं। और कहाँ बनते हैं, आरबीसीज ऑफ मैन एज वेल एज लीवर सेल ऑफ मैन। ओके, और अगर पूछा जाता है कि आपके स्पोरोजोइट्स कहाँ बनते हैं, तो वो स्टमक ऑफ द फीमेल एनाफिलीज के अंदर बनते हैं, क्योंकि वहां पर मल्टीपल फिजन होता है और ये वहां पर बनते हैं। तो आपको ये सारी चीजें बेटा लर्न करनी है और लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना है। तब आप लेक्चर को ध्यान से देखोगे तो अब फ्रेश माइंड से देखोगे। डू मेडिटेशन, जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करोगे बेटा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, उतनी कंसंट्रेशन पावर आपकी ज्यादा होगी। और उसके बाद आप गो थ्रू होके बहुत ही आसान तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना, और जो भी आपके क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में देना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव द ऑल द पॉसिबल आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मोड ऑफ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा, दैट इज बडिंग। नेक्स्ट मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है बेटा, बडिंग के अंदर जो फुल बॉडी है, डॉटर बाइनरी फिजन में क्या होता था, फुल बॉडी डिवाइड हो जाती थी इक्वल पार्ट्स में और अनइक्वल पार्ट्स में भी हो सकती थी। बर्ड्स के अंदर ये मैंडेटरी है कि जो डॉटर इंडिविजुअल बनता है वो पेरेंट से छोटा ही होता है, वो पेरेंट के जितना नहीं हो सकता। तो इट इज टिपिकल अनइक्वल डिवीजन। तो ये अनइक्वल डिवीजन है, क्योंकि जो भी डॉटर इंडिविजुअल बनता है बेटा वो पेरेंट से छोटा होता है। इसमें क्या होता है बेटा, जो पेरेंट्स की बॉडी है उस बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बॉडी का आउटग्रोथ हो जाता है, यानी बॉडी छोटी सी बड़ी हो जाती है। अब वो जो उसको हम कहते हैं बड, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बड। उस बड के अंदर न्यूक्लियस का होना जरूरी है, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेगा डॉटर इंडिविजुअल में। तो सबसे पहले बडिंग में भी किसका डिवाइड होना जरूरी है, न्यूक्लियस का। ओके, अब न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है बेटा, माइटोसिस से डिवाइड होता है, क्योंकि हम एसेक्सुअल पढ़ रहे हैं और एसेक्सुअल में मियोसिस से कोई न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता। तो माइटोटिकली सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है, जब माइटोटिकली न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो वो बर्ड के अंदर उसका एक पार्ट चला जाता है। वो बर्ड पेरेंट बॉडी पे अटैच होकर थोड़ा सा बढ़ती है और उसके बाद डिटैच होकर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ले लेती है। ठीक है, बर्डिंग का बेटा बहुत फेमस एग्जांपल है बर्डिंग का हाइड्रा एंड यीस्ट। हाइड्रा एंड यीस्ट, जैसे कि मान लो ये, अब हम आपको दिखाते हैं, मान लो ये बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये सेंट्रल वैक्यूल है, दिस इज सेंट्रल वैक्यूल एंड दिस इज न्यूक्लियस। ओके, अब इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर क्या होगा बेटा, एक छोटी सी बड डेवलप हो जाएगी, दैट इज बड। अब ये न्यूक्लियस जो होता है ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली। ओके, माइटोटिकली न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। आपका जो ये सेंट्रल वैक्यूल था ये भी डिवाइड करेगा, सेंट्रल वैक्यूल ऑल्सो डिवाइड। Later on
यहाँ पर न्यूक्लियस आ गया और ये सेंट्रल वैक्यूल आ गया। पेरेंट बॉडी के अंदर ऑलरेडी न्यूक्लियस और ऑलरेडी सेंट्रल वैक्यूल है, तो ये न्यूक्लियस आ गया और ये आपका सेंट्रल वैक्यूल आ गया। ठीक है बेटा, अब ये बर्ड पेरेंट्स की बॉडी से अटैच रहकर ग्रो करेगी और सही टाइम आने पर, मैच्योर होने पर, कई बार जो बर्ड्स होती हैं वो मैच्योर होकर डिटैच होती हैं और कई बार जो बर्ड्स होती हैं वो इमेच्योरिटी में ही डिटैच होकर अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ढूंढ लेती हैं। ओके, तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पर। अब बेटा मैं आपको बताती हूँ, जो यीस्ट होता है इसके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इट इज बडिंग। ठीक है, यहां तो मैंने आपको सिर्फ एक ही बर्ड दिखाया है। ईस्ट में बेटा इसमें क्या होता है, बर्ड के ऊपर भी बर्ड आ जाती है। जैसे ये बर्ड है, इसके ऊपर एक और बर्ड आ गई, इसके ऊपर एक और बर्ड आ गई। ठीक है, तो बर्ड्स के ऊपर भी बर्ड्स आ जाती है और एक साथ बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स बनने लगते हैं। ठीक है, तो जब यीस्ट के ऊपर डॉटर बर्ड्स के ऊपर भी बर्ड आ जाती हैं, बहुत सारी बर्ड्स आ जाती हैं, तो उस स्टेज को हम कहते हैं टोरूला। दैट स्टेज इज कॉल्ड टोरूला। ओके बेटा, उस स्टेज को हम बोलते हैं टोरूला एंड दैट प्रोसेस ऑफ बडिंग इज कॉल्ड टोरुलेशन। ओके, बडिंग में आपको क्या याद रखना है कि जो डॉटर इंडिविजुअल सेल है उसके पास अपना न्यूक्लियस होना चाहिए, बर्ड के पास अपना न्यूक्लियस होना चाहिए डिवाइड होने के लिए। ओके, इसके अलावा ईस्ट का एग्जांपल आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ईस्ट में एक स्पेशल स्टेज पाई जाती है, दैट इज टोरूला। ये एक जीनस है बेटा, उसके जैसा ईस्ट दिखने लगता है, तो इस वजह से इस स्टेज का नाम ना टोरूला दे दिया गया है। इस स्टेज में क्या होता है, बर्ड के ऊपर दूसरी बर्ड्स भी अराइज होने लगती हैं। और दिस प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, व्हेन अ न्यू बर्ड अराइज ऑन द डॉटर बर्ड्स एंड व्हेन मोर देन वन birds are arise from the parent body, that stage of budding is called torulation. Understand beta, torulation. अब budding is of two types. budding दो तरह की होती है बेटा, exogenous budding and endogenous budding. एक्सोजीनस बर्डिंग एंड द एंडोजीनस बर्डिंग। अब बेटा ये नाम से क्लियर है, एक्स मतलब आउटसाइड, एक्स का मतलब होता है बेटा आउटसाइड यानी बॉडी के बाहर। ये इस तरह की, इसमें क्या होता है बेटा, जो भी एक्सोजीनस बर्डिंग के अंदर क्या होता है कि जो बर्ड बनती है वो आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी पर बनती है। ओके, एक्स मतलब आउटसाइड, बॉडी सरफेस के ऊपर बनती है। समझ आया बेटा कि जो बर्ड बनती है वो आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी पर बनती है। इस तरह की बर्डिंग हम लोगों को हाइड्रा में देखने को मिलती है। समझ आया, एक्सोजीनस बर्डिंग के अंदर क्या होगा, बर्ड फॉर्म्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। हमने एक एग्जांपल भी अभी उसका किया है। ठीक है, एंडो मतलब होता है बेटा इनसाइड, एंडो का मतलब क्या होता है बेटा, इनसाइड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो बर्ड होती है वो इनसाइड द बॉडी बनती है। जो डिफरेंट बर्ड्स होती हैं, इंटरनल बर्ड्स, उन्हें हम कहते हैं इंटरनल बर्ड्स, बिकॉज बर्ड्स आर फॉर्म्ड inside the body. ओके, तो इंटरनल बर्ड्स का दूसरा नाम है गैम्यूल। क्वेश्चन आ जाएगा नीट में, व्हाट इज गैम्यूल? गैम्यूल क्या है? तो गैम्यूल इज इंटरनल बर्ड्स। गैम्यूल क्या है बेटा? इंटरनल बर्ड है गैम्यूल। ओके, तो बर्ड ऑर्गेनिज्म में, और ये जनरली फ्रेश वाटर स्पंजेस, इसका हम नाम देते हैं स्पॉन्जिला। कौन से फ्रेश वाटर स्पंजेस में देखने को मिलती है ये?
स्पॉन्जिला। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इस देखो मैं आपको बताती हूँ, जो इसकी बॉडी होती है, इधर बताती हूँ, जो इसकी बॉडी होती है वो इस तरह की होती है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर होता है, इस तरह कैसे बॉडी होती है इसकी। यहाँ पर इंटरनल बर्ड बनती है बेटा। इंटरनल बर्ड गैम्यूल, इसके अंदर वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनके ऊपर कवरिंग होती है इस तरीके से। इसके अंदर क्या होता है बेटा, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसके अंदर कवरिंग होती है। इन सेल्स को हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। समझ आया बेटा। जो बर्ड बनी इंटरनल बर्ड बनी, वो तो बना गैम्यूल। गैम्यूल के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं और जिनकी आउटर कवरिंग भी होती है, इन्हें हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। और ये रीजन, इस रीजन को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ये जो आउटर रीजन है, क्योंकि जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सारी बर्ड्स इस माइक्रोपाइल से ही बाहर आती हैं। इस माइक्रोपाइल से ही ये सारी बर्ड्स बाहर आती हैं और न्यू स्पंजेस, बहुत सारे फ्रेश वाटर स्पंजेस स्पॉन्जिला बना देती हैं। समझ आया बेटा। और ये जो मैंने निडल शेप सेल बनाए हैं, ये हैं स्पीक्यूल्स। ये हैं स्पीक्यूल्स, ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसको प्रोटेक्शन करते हैं। समझ आया। तो दो तरह की बर्डिंग होती है बेटा, एक्सोजीनस बर्डिंग एज वेल एज एंडोजीनस बर्डिंग। एक्सोजीनस बर्डिंग के अंदर क्या होता है, जो बर्ड होती है वो आउटसाइड द सरफेस ऑफ द बॉडी ग्रो करती है और फिर ग्रो करती है, नरिशमेंट लेती है, डिटैच होती है और डॉटर इंडिविजुअल बना देती है। ओके। सेकेंड पार्ट इज द एंडोजीनस बर्डिंग। एंडो मतलब होता है इनसाइड। जो बर्ड बनती है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बनती है, जिसका हमने एग्जांपल किया स्पॉन्जिला। इट इज फ्रेश वाटर स्पंजेस। ओके। जो इंटरनल बर्ड है उसका दूसरा नाम है बेटा गैम्यूल। क्या नाम है दूसरा उसका? गैम्यूल। ओके। इस गैम्यूल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनके ऊपर आउटर कवरिंग होती है। इन सेल्स को हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। और ये जो रीजन है जहां ये एंट्री और एग्जिट का रीजन है, इस रीजन से ये आर्कियोसाइट्स, माइक्रोपाइल रीजन जिसे हम कहते हैं, फेवरेबल कंडीशन आने पर बाहर आ जाते हैं और बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल बना लेते हैं। इसके अलावा ये निडल शेप्ड सेल जो होते हैं स्पंजेस के चारों तरफ बनते हैं, ये निडल शेप्ड सेल्स को कहते हैं हम मोनोएक्सॉन स्पीक्यूल्स या फिर स्पीक्यूल्स। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना। स्पंज की जो बॉडी है, जो बर्ड्स बन रही है, उसको प्रोटेक्ट करना। आई होप आप लोगों को बर्डिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन। This is the next mode of reproduction, that is fragmentation. ठीक है बेटा। इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आपको नाम से ही क्लियर है, फ्रेगमेंट यानी छोटे छोटे टुकड़े। ओके। बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है और हर एक टुकड़े से यानी हर एक फ्रेगमेंट से न्यू डॉटर इंडिविजुअल बन जाता है। ओके। बॉडी क्या होती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और हर एक फ्रेगमेंट से न्यू डॉटर इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है। अब हम एग्जांपल इसके अंदर देते हैं टेनिया सोलियम, यानी कि टेपवर्म। इसमें जो बॉडी होती है
जो बॉडी होती है ये अलग अलग इस तरीके से फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गई और हर एक फ्रेगमेंट से एक पूरा डॉटर इंडिविजुअल बन गया। हर एक फ्रेगमेंट से एक पूरा डॉटर इंडिविजुअल बन गया। फ्रेगमेंटेशन हमें बहुत अच्छा अगर देखने में मिलता है, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है स्टारफिश। ओके बेटा, स्टारफिश के अंदर क्या होता है बेटा, स्टारफिश की अगर आप एक भी अगर उसकी लेग रहता है या फिर एक भी उसकी आर्म रहती है ना, वो उस आर्म से पूरी की पूरी डेवलप हो जाती है। इतनी जबरदस्त कैपेसिटी रहती है स्टारफिश के अंदर कि पूरी की पूरी एक आर्म से पूरी की पूरी स्टारफिश डेवलप हो जाती है। ठीक है, देखो आप बेटा, आप इस चीज को देखो कि नेचर ने हमें कितनी बेहतरीन चीजें दी हैं कि पूरा स्टारफिश पूरी हट गई है, पूरा एक आर्म, उसका बस एक आर्म रह गया है, उससे पूरी की पूरी स्टारफिश डेवलप हो गई है। तो रिस्पेक्ट नेचर बेटा, कितनी सारी हमें बेहतरीन, कितनी ही हमें अच्छी अच्छी चीजें नेचर से दिखती है, नेचर से हमें मिलती है। हमें पानी नेचर से मिलता है, हमें सॉइल नेचर से मिलती है और हमें इन सबको प्रिजर्व और कंजर्व करके चलना चाहिए। हमें ज्यादा पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि नेचर हमें बहुत काफी सारी अच्छी चीजें देता है बेटा। लेकिन एक बात याद रखना, स्टारफिश की जो आर्म होती है उसमें सेंट्रल डिस्क जरूर होना चाहिए। जब हम एनिमल किंगडम करेंगे तो सब चीजें डिटेल में करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी हम ये कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशन का पार्ट, तो इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि स्टारफिश एक आर्म से पूरी की पूरी डेवलप हो जाती है, लेकिन स्टारफिश की उस आर्म में पार्ट ऑफ सेंट्रल डिस्क जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो आर्म पूरी की पूरी स्टारफिश नहीं बना पाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इस चीज को आपको अपने माइंड में रखना है कि जो स्टारफिश है उसके जो आर्म है उसके अंदर पार्ट ऑफ सेंट्रल डिस्क होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बाद हम करते हैं बेटा, नेक्स्ट करते हैं गैमी। नेक्स्ट करते हैं हम गैमी। ये क्या होते हैं बेटा, गैमी क्या होते हैं? ये जो गैमी होते हैं ना बेटा, ये यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर प्रोपेग्यूल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे स्पोर्स हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये अब क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि गैमी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो गैमी होते हैं बेटा वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं एज वेल एज मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, और जनरली इसका फेमस एग्जांपल है मल्टी सेलुलर प्रोपेग्यूल्स। मल्टी सेलुलर प्रोपेग्यूल्स, ओके। और गैमी का फेमस एग्जांपल है मार्केंशिया, प्लांट मार्केंशिया। ओके, मार्केंशिया के अंदर आपने +1 में पढ़ा होगा ना मार्केंशिया के बारे में, है ना? नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे और आप लोग अभी भूल गए होंगे तो मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, तो हम जब +1 का ब्रायोफाइट्स और प्लांट किंगडम करेंगे तो आप इसके अंदर मार्केंशिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मार्केंशिया के अंदर बेटा गैमा कप बनते हैं। मार्केंशिया के अंदर गैमा कप होते हैं। इस गैमा कप के अंदर बिस्किट शेप के प्रोपेग्यूल्स होते हैं, बिस्किट शेप के। उनकी शेप कैसी होती है? बिस्किट शेप प्रोपेग्यूल्स। ये बिस्किट शेप प्रोपेग्यूल्स, इन्हें हम कहते हैं गैमी। क्या कहते हैं हम? गैमी। ये गैमी बने उस बिस्किट शेप प्रोपेग्यूल किसमें बने? गैमा कप के अंदर बने गैमी। ठीक है, मैच्योर होने के बाद ये डिटैच हो जाते हैं, यानी प्लांट से अलग हो जाते हैं, और पानी के अंदर से स्विम करते हुए क्या करते हैं बेटा? स्विम करते हैं वाटर के अंदर और अपने लिए एक नया सबस्ट्रेटम ढूंढ लेते हैं। अपने लिए एक नया सबस्ट्रेटम को ढूंढ लेते हैं, उस सबस्ट्रेटम पे जाके अटैच हो जाते हैं और थैलाई बना लेते हैं। समझ आया? मार्केंशिया के अंदर गैमा कप होते हैं, गैमा कप के अंदर बिस्किट शेप के छोटे छोटे प्रोपेग्यूल्स होते हैं। प्रोपेग्यूल्स, बिस्किट शेप का प्रोपेग्यूल होता है जिसे हम कहते हैं गैमी। ये गैमी मैच्योर होने के बाद डिटैच होते हैं, पानी में स्विम करते हैं, सबस्ट्रेटम के पास पहुंचते हैं और अपना थैलाई बना लेते हैं। वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड बेटा, जो गैमा या जो गैमी मेल थैलस से प्रोड्यूस होता है वो मेल थैलाई बनाता है,
और जो फीमेल थैलस से प्रोड्यूस होता है वो फीमेल थैलाई ही बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको नोट रखना है कि जो मेल थैलस से प्रोड्यूस होता है वो मेल थैलाई बनाता है और जो फीमेल थैलस से प्रोड्यूस होता है वो फीमेल थैलाई बनाता है। तो इस तरीके से मार्केंशिया के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। गैमा कप होते हैं, बिस्किट शेप के प्रोपेग्यूल होते हैं जिन्हें गैमी कहते हैं, डिटैच होते हैं, पानी में स्विम करते हैं, सबस्ट्रेटम ढूंढते हैं और फटाफट थैली बना लेते हैं। ओके, इसके बाद बेटा हम आते हैं स्पोर्स। इसके बाद बेटा हम आते हैं स्पोर्स फॉर्मेशन पर। ठीक है बेटा, स्पोर्स जो होते हैं छोटे छोटे, ये आपको बता दूं गैमी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ओके, बट स्पोर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। स्पोर्स जो होते हैं बेटा वो हमेशा यूनिसेलुलर ही रहते हैं। ये थिन भी हो सकते हैं और थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं। ये थिन वॉल्ड भी हो सकते हैं और थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं। हर एक स्पोर जर्मिनेट होकर न्यू डॉटर इंडिविजुअल बना देता है। यहाँ हम 3 तरह के स्पोर्स की बात करेंगे बेटा। नंबर 1 हम बात करते हैं जू स्पोर्स। नंबर 1 हम बात करते हैं जू स्पोर्स की। ये जो जू स्पोर्स होते हैं दे आर द मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल का मतलब पता है बेटा, जो चल फिर सकते हो, जो मूव कर सकते हो, उसे कहते हैं मोटाइल। क्योंकि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होता है हमारा, उसके पास ऐसी फ्लैजिला रहती है। जो हमारा जू स्पोर्स होता है उसके पास फ्लैजिला रहती है। फ्लैजिला होने के कारण ये पानी के अंदर स्विम कर सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज, सेल वॉल एब्सेंट होती है इनके अंदर। ये बेटा जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ आपको रिमेंबर रखने हैं, इन्हीं में से नीट के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ कि मोटाइल होते हैं यानी कि चल फिर सकते हैं। अब मोटाइल होने के लिए क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए ना। हमारे पास भगवान ने पैर दिए हैं, ठीक है, अब उसको भी तो कुछ चाहिए मोटाइल के लिए। तो उसके पास क्या होता है बेटा, फ्लैजिला होता है जिससे वो मूव कर सकता है। सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है। फ्लैजिला की मदद से ये पानी के अंदर मूव करते हैं। ओके, फ्लैजिला की मदद से दे मूव इनटू द वाटर और नया डॉटर इंडिविजुअल बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, सेकंड आता है बेटा आपका कोनिडिया। सेकंड आता है आपका कोनिडिया। कोनिडिया के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं, कोनिडिया के अंदर कोनिडिया स्पोर्स हैं बट दे आर द नॉन मोटाइल। इनके पास कोई फ्लैजिला कुछ चलने फिरने के लिए नहीं होता है। तो कोनिडिया क्या होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ये जनरली जू स्पोर्स तो आपको बेटा जनरली क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलते हैं। क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलते हैं। और कोनिडिया जनरली आपको पेनिसिलिन में देखने को मिलते हैं, पेनिसिलियम में देखने को मिलते हैं। ये जो कोनिडिया होते हैं बेटा ये अकरिंग चेन, ये चेन में पाए जाते हैं। ये जैसे बेटा ये हाइफी है, मान लो ये हाइफी के ऊपर इस तरीके से चेन में मिलते हैं और ये हाइफी के टिप पे मिलते हैं। ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और टिप पे इस तरीके से ये चेन पे मिलते हैं, चेन में मिलते हैं। ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। इसे हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स। जहां कोनिडिया स्पोर्स जिसके अंदर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कोनिडियो फोर्स। समझ आया बेटा, जू स्पोर्स भी स्पोर है, कोनिडिया भी स्पोर है। कोनिडिया स्पोर हम कहते हैं जब वो चेन में हमें मिलते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, इनके पास चलने फिरने के लिए कुछ नहीं होता और ये जनरली एस्कोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। हम एक एग्जांपल इसका फेमस ले रहे हैं, पेनिसिलियम। कोनिडियोफोर्स जिस पर ग्रो करते हैं उसको हम कहते हैं कोनिडिया स्पोर्स जिस पर ग्रो करते हैं उसे हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स। अंडरस्टैंड बेटा। नाउ नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, स्पोरेंजिया। नेक्स्ट आता है हमारा स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया स्पोर इस तरीके से सेक लाइक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है बेटा, देख रहे हो, सेक लाइक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम।
जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया भरे हुए रहते हैं, बहुत सारे स्पोरेंजिया रहते हैं इस स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। और ये विंड के थ्रू और ये इस तरीके से ये डिस्पर्स हो जाते हैं, इस तरीके से ये डिस्पर्स हो जाते हैं। विंड के थ्रू कोई तेज हवा चली, टूट गए, डिस्पर्स हो गए, नया जहां उनको जगह मिली वहां पर गिर गए, नया डॉटर इंडिविजुअल बना लिया। तो ये इस तरीके से बेटा स्प्रेड करते हैं। स्पोर्स का समझ में आया बेटा? स्पोर्स हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, थिन वॉल भी हो सकते हैं और थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं। स्पोर्स में हमने 3 पढ़े हैं बेटा, जू स्पोर्स, कोनिडिया एज वेल एज स्पोरेंजिया। जू स्पोर्स जो हमारे होते हैं वो मोटाइल होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और मोटाइल होने के लिए इनके पास फ्लैजिला होती है। कोनिडिया चेन में मिलते हैं, कोनिडियोफोर्स के ऊपर मिलते हैं, टर्मिनल एंड ऑफ द हाइफी के ऊपर जब कॉन्स्ट्रिक्शंस आती हैं तो कोनिडिया बनाती हैं। और ये जनरली हमारा पेनिसिलियम में मिलता है। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियम सैक में मिलते हैं, इसको हम स्पोरेंजियम सैक कहते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स रहते हैं, विंड वाटर हर एक किसी से ये डिस्पर्स होते हैं और जहां जगह मिलती है वहां न्यू डॉटर इंडिविजुअल बना लेते हैं। ओके अब बेटा हम आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रही हूं। आप लोगों ने देखा होगा ना, छिपकली की पूंछ कट गई और छिपकली अपनी पूंछ दोबारा बना रही है। देखा है ना बेटा? देखो नेचर ने कितनी लाजवाब चीजें दी हैं कि अगर छिपकली की पूंछ कट जाती है और छिपकली फटाफट अपनी नई पूंछ बना लेती है, तो सोचो नेचर ने हमें क्या क्या नहीं दिया है। नेचर ने इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या लाजवाब चीजें दी हैं कि सोच सकते हो आप। स्टारफिश एक आर्म से पूरी स्टारफिश बना लेती है, छिपकली अपनी लिजर्ड अपनी टेल जनरेट कर लेती है। ओके इसे हम कहते हैं बेटा रीजनरेशन, इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन को बेटा सबसे पहले इब्राहिम ट्रेम्बले, सबसे पहले 1840 में इब्राहिम ट्रेम्बले ने सबसे पहले रीजनरेशन ऑब्जर्व किया था हाइड्रा में। सबसे पहले जो उसने रीजनरेशन ऑब्जर्व किया था वो किया था हाइड्रा के अंदर। ओके इसके अंदर रीजनरेशन में क्या होता है कि पूरी की पूरी बॉडी छोटे फ्रेगमेंट से या फिर कोई लॉस्ट बॉडी पार्ट है वो आपका रीजनरेट हो जाता है। ठीक है अब इसको भी, इस रीजनरेशन को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मॉर्फोलैक्सिस एंड ईपीमॉर्फोसिस। मॉर्फोलैक्सिस एंड द ईपीमॉर्फोसिस। ईपीमॉर्फोसिस के अंदर मॉर्फोलैक्सिस के अंदर बड़ी ही खूबसूरत सी बात है बेटा। इसके अंदर क्या होता है, एक छोटे से फ्रेगमेंट से होल बॉडी रीजनरेट। कितनी खूबसूरत चीज है बेटा कि छोटा सा फ्रेगमेंट है और छोटे से फ्रेगमेंट ने पूरी की पूरी बॉडी बना दी, और ये हमें स्पंजिस में देखने को मिलता है। मॉर्फोलैक्सिस में क्या होता है, ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट गिव राइज टू होल बॉडी। एक छोटे से फ्रेगमेंट ने पूरी की पूरी बॉडी बना दी, इसे हम कहते हैं बेटा मॉर्फोलैक्सिस। अब हम आते हैं ईपीमॉर्फोसिस में। ईपीमॉर्फोसिस के बेटा 2 पार्ट है, रिपेरेटिव ईपीमॉर्फोसिस एंड द रिस्टोरेटिव epimorphosis, reparative epimorphosis as well as restorative epimorphosis। ठीक है बेटा, रिपेरेटिव epimorphosis के अंदर क्या होता है, जो कुछ लॉस्ट हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज वगैरह लॉस्ट हो जाते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं, तो रिपेरेटिव के अंदर जो लॉस्ट हो जाते हैं टिश्यू, डैमेज्ड हो जाते हैं टिश्यू, वो टिश्यू बनते हैं बस। ओके ईपीमॉर्फोसिस के रिपेरेटिव पार्ट में क्या होता है, ओनली लॉस्ट टिश्यूज या फिर डैमेज्ड टिश्यूज
वो रिपेयर होते हैं। लॉस्ट टिश्यूज या डैमेज टिश्यूज रिपेयर होते हैं, ठीक है। रिस्टोरेटिव के अंदर क्या होता है बेटा, कोई सीवियर बॉडी पार्ट हमारी बॉडी का लॉस्ट हो गया है, कोई बॉडी पार्ट हमारी बॉडी का लॉस्ट हो गया है तो वो दोबारा बन जाता है। ओके, तो इट इज सीवियर बॉडी पार्ट इज फॉर्म्ड। इसका फेमस एग्जांपल है टेल इन लिजर्ड, कि किस तरीके से लिजर्ड के अंदर टेल बन जाती है। लिजर्ड के अंदर हमने पढ़ा है ना बेटा, और आप सभी जानते हो कि लिजर्ड अपनी टेल को दोबारा बना लेती है। लेकिन नीट में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये किसका एग्जांपल है, तो ये किसका एग्जांपल है बेटा, रिस्टोरेटिव इपीमॉर्फोसिस का। किसका एग्जांपल है, रिस्टोरेटिव इपीमॉर्फोसिस का, ठीक है। अब हमने एनिमल्स में तो देख लिया बेटा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, लेकिन अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। अब हम बात करेंगे प्लांट्स की, कि प्लांट्स के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। बेटा प्लांट के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इस रिप्रोडक्शन के अंदर आप रूट से, स्टेम से, लीव से, किसी भी तरीके से पूरा का पूरा प्लांट बना लेते हो। ओके, कि आप रूट यूज करते हो, स्टेम यूज करते हो, बड यूज करते हो, लीव्स यूज करते हो और पूरा का पूरा प्लांट को बना लेते हो। ये भी बेटा दो तरीके से हो सकता है, नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। नेचुरल तरीके से कि अपने आप, आपने देखा ना, आप घरों में भी करते हो ना बेटा, कि आपने सीड से जो बनता है बेटा, इट इज अ डिफरेंट प्रॉपर रिप्रोडक्शन है वो। लेकिन सीड के अलावा अगर हम रूट से, स्टेम से, लीव से, बर्ड से प्लांट को उगाते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये आप सब लोगों ने पूरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हुआ है या आप भूल गए हैं तो हम मॉर्फोलॉजी में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सुपरफिशियल तरीके से बता देती हूँ कि लाइक रूट से हम उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, स्टेम से आपको पता है ना, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जैसे कि रनर ना, पढ़ा हुआ है ना आपने, और सब एरियल स्टेम होते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, कॉर्म पढ़ेंगे बेटा, बल्ब पढ़ेंगे, ऑफसेट, ये सभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसमें कहीं ना कहीं स्टेम, कहीं ना कहीं लीव्स यूज की गई है प्लांट को ग्रो करने के लिए। और आर्टिफिशियल में हम पढ़ते हैं बेटा जैसे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, किसी का रूट पार्ट अच्छा है, किसी का स्टेम पार्ट अच्छा है, कट करते हैं, दोनों को ज्वाइन करते हैं और न्यू पेड़ बना लेते हैं, न्यू ट्री बना लेते हैं, तो उसे ग्राफ्टिंग। ये सब चीजें बेटा आपको, अगर आप भूल गए हो तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम मॉर्फोलॉजी में इतनी डिटेल में करेंगे कि आपको विद एग्जांपल उनको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि सकर क्या होता है, रनर क्या होता है, बल्ब क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, आप सारी चीजें अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा बेटा, आप लोगों ने वॉकिंग फर्न का नाम तो सुना होगा ना, वॉकिंग फर्न मतलब चलने वाला फर्न जो चलता है। अब क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पेड़ कैसे चल सकता है? तो बेटा मैं आपको बताती हूँ, वॉकिंग फर्न, ऐसी हम बहुत सारी बातें को डिस्कस करेंगे। ऐसी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी जो बातें होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और आपको लगेगा यार बायोलॉजी में तो बहुत कुछ है, नेचर ने तो बहुत कुछ दिया है और हम तो जितना पढ़ लें उतना ही कम है बायोलॉजी के अंदर। तो अब अचानक मुझे आपको ये पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आया वॉकिंग फर्न के बारे में बच्चों को बताती हूँ। तो जो वॉकिंग फर्न है उसका नाम है बेटा एडियंटम
कॉर्डेटम, एडियंटम कॉर्डेटम। ठीक है बेटा, ये वॉकिंग फंड, इसको क्यों कहते हैं बेटा इसको वॉकिंग फंड? क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं जब भी वो जमीन को टच करती हैं, इसकी जो लीव्स हैं जैसे ही वो जमीन को टच करती है नया पेड़ बना लेती है। तो इट्स लाइक इस तरीके से, यहां पेड़ बन गया, यहां बन गया, यहां बन गया, तो ऐसा लगता है कि पेड़ चल रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया वॉकिंग फंड। समझ आया? एडियंटम कॉर्डेटम वॉकिंग फंड, कि इसकी जो लीव्स हैं जैसे ही जमीन को टच करती हैं नया ट्री ग्रो हो जाता है। इसी तरह मैं आपको एक और चीज बताती हूं, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं बेटा? टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइकैंथ, वाटर हाइकैंथ। ये वो मुसीबत है बेटा जो हमने खुद बुला ली अपने इंडिया के अंदर, ये वो मुसीबत है। ये जो प्लांट है ना, इसकी लीव्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो ब्रॉड और ब्यूटीफुल लीव्स देख के हमारे इंडियंस का ना मन लग जा गया और हमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया, इस प्लांट को। अब इस प्लांट को हमने एक्सपोर्ट तो कर लिया, अब ये क्या करता है बेटा? वाटर के अंदर पूरा फैल जाता है और वाटर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है उसको खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेंगी तो जो वाटर के अंदर फिशेज है वो डाई होने लगती है ना। तो ये इसलिए बंगाल में एक बहुत बड़ा ही अटैक वाटर हाइकैंथ की वजह से हुआ था, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। इसकी ब्यूटीफुल लीव्स को देख के हमने इसको एक्सपोर्ट किया और इसको लाया गया इंडिया के अंदर, लेकिन ये प्लांट पूरी की पूरी वाटर की ऑक्सीजन को ले लेता है एज वेल एज, और उसके बाद फिशेस जो वाटर के अंदर रहते हैं, जो हमारे क्रिएचर्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो मरने लगते हैं। ओके, एक और मैं आपको चीज बताती हूं बेटा, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन, ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन है बेटा, ये भी टिश्यू कल्चर टेक्निक से है। इसको हम बोल देते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसके अंदर क्या करते हैं बेटा हम डिटेल में तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे इसको, लेकिन मैं आपको यहां पर बता देती हूँ कि माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी हम प्लांट का पार्ट लेते हैं, चाहे रूट ले लेते हैं, चाहे स्टेम ले लेते हैं और लीव्स ले लेते हैं, उसको आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर उसको सब कुछ प्रोवाइड करते हुए उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ग्रो करते हैं। ठीक है, प्लांट के किसी भी पार्ट को आर्टिफिशियल कल्चर उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जब हम रूट स्टेम या लीव्स कोई भी चीज ले लेते हैं और उसको ग्रो करते हैं आर्टिफिशियल कल्चर में, तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल मिलता है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मतलब उसमें पता नहीं है कहाँ रूट है, कहाँ लीव्स है और कहाँ आपके स्टेम है, कुछ नहीं पता, उसे हम कहते हैं कैलस, उसे हम कहते हैं कैलस। फिर इससे कैलस से प्लांट बनता है। इस कैलस को हम बाहर एक ग्रीन हाउस बनाते हैं, ग्रीन हाउस के अंदर आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर हम उसको रखते हैं और उससे हम पूरा का पूरा डिफरेंशिएटेड सेल जो होती हैं वो डिफरेंशिएटेड होने लगती हैं और प्लांट बनता है। अब इसके अंदर माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर हम अपनी मर्जी से कोई भी रूट स्टेम और लीव्स का पार्ट ले सकते हैं जो हमको लगता है कि इसके अंदर कोई डिजीज नहीं है, इससे जो हम अपना कल्चर मीडियम के अंदर बनाएंगे तो वो हमारा जो प्लांट होगा उसके अंदर भी डिजीज नहीं होगी। तो ये बहुत ही फेमस टेक्निक है टू ऑब्टेन डिजीज फ्री प्लांट, टू ऑब्टेन डिजीज फ्री प्लांट। अंडरस्टैंड बेटा? तो यहां हम अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज फिनिश करते हैं। कल हम यानी कि नेक्स्ट मंडे को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में सारा स्टडी करेंगे कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में जरूरी है। ओके, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। जब तक के लिए आप मेरे ये दोनों लेक्चर्स को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
कमेंट कीजिए एंड उसको लाइक बढ़ते रहने चाहिए बेटा, बढ़ते रहने चाहिए, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा कि मैम और अच्छा करो, और अच्छा करो, और ज्यादा दो बच्चों को पसंद आ रहा है आप और ज्यादा दो। तो मैम भी तभी मेहनत कर पाएंगी जब बच्चे मेरे साथ मेहनत करेंगे। और प्लीज मेरे जो लेक्चर हैं उनको आप शेयर करते जाइए एंड थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे कल। थैंक यू।